सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज के इस नई और रोचक विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये गहन अध्ययन सभी को पसंद आएगा। जी, मेरी भी यही आशा है। सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो मनुष्य के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य पड़ाव से जुड़ा है। एक ऐसा पड़ाव जिसके विषय में बहुत भ्रांतियां हैं। सत्य कहा। हम बात कर रहे हैं 58 वर्ष की आयु के बाद की जीवन की। साधारणतः हमारे समाज में इस आयु को एक पूर्ण विराम या एक प्रकार के ठहराव का समय मान लिया जाता है ना? निश्चित रूप से एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि 60 वर्ष की आयु के आसपास जीवन का मुख्य कार्य समाप्त हो जाता है और अब केवल आराम करने की बारी है। जी बिल्कुल, लोग इसे एक अंत की तरह देखते हैं। परंतु आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस पूरी विचारधारा को चुनौती देती है, गहराई से चुनौती देती है। यह सामग्री एक बिल्कुल नया और अत्यंत ऊर्जावान दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आज का हमारा यह गहन अध्ययन समयतान 58 के बाद जीवन की नई पारी नामक एक प्रेरणादायक प्रोजेक्ट के अंशों पर आधारित है। और इसके साथ ही हम अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ पुराने अंकों का भी विश्लेषण करेंगे। हाँ, जनवरी 1978 और सितंबर 1985 के अंकों में प्रकाशित गहरे दार्शनिक विचारों को भी हमने शामिल किया है। ये विचार बहुत ही दूरदर्शी हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे समयदान के माध्यम से कार्य मुक्ति के बाद आने वाली ऊब और खालीपन को एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन में बदला जा सकता है। चलिए इसे अच्छी तरह समझते हैं। जी, इस विषय की पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। जब हम स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो जो सबसे पहला तथ्य उभर कर सामने आता है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो क्या है? देखिए, स्रोत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि 58 की आयु के बाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई शारीरिक रोग या दुर्बलता नहीं है, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करता है, वो समयबद्ध होता है, उसके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जी। वो सुबह उठता है, काम पे जाता है और उसका मस्तिष्क निरंतर किसी न किसी चुनौती का समाधान खोजने में व्यस्त रहता है। परंतु अचानक एक दिन वो सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। एक ही झटके में सब रुक जाता है। सत्य है, जो समय कुछ दिन पूर्व तक उत्पादक था, जिससे व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती थी, वही समय अब बिना किसी निश्चित उद्देश्य के बीतने लगता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। स्रोत का ये तर्क बहुत शक्तिशाली है कि यह उद्देश्यहीनता मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक विष के समान कार्य करती है। एक विष की तरह। ये खाली समय को शत्रु मानने वाला विचार एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने रखता है। जी, श्रोताओं के लिए एक दृश्य की कल्पना करना इसे समझने में सहायक होगा। कैसा दृश्य? मान लीजिए एक शांत एकांत कमरा है और उस कमरे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी लगी है। वो टिक टिक करने वाली घड़ी। बिल्कुल। उस घड़ी की निरंतर टिक टिक की ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही है। वहां बैठा एक 60 वर्षीय व्यक्ति बार बार उस घड़ी को देख रहा है। और वो ध्वनि केवल समय बीतने का संकेत नहीं है। नहीं, वो उस व्यक्ति के भीतर बढ़ते हुए मानसिक खालीपन की गूंज है। ये दृश्य दर्शाता है कि कैसे कार्यहीनता और उद्देश्य का अभाव मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। क्या ये शून्यता सच में इतनी हानिकारक हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में मिलता है। जब मस्तिष्क के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता ना, तो वो एक प्रकार की निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, एक स्लीप मोड की तरह। जी, ऐसी स्थिति में मानव मस्तिष्क का स्वभाव है कि वो नकारात्मक विचारों, अतीत के पछतावे या भविष्य की काल्पनिक चिंताओं की ओर मुड़ने लगता है। जो समय जीवन का एक उत्सव होना चाहिए था, वो एक भारी बोझ प्रतीत होने लगता है। एकदम सही। शरीर की कार्यप्रणाली भी इसी मानसिकता का अनुसरण करती है। शरीर कैसे प्रभावित होता है? देखिए, मस्तिष्क यदि स्वयं को अनुपयोगी मान ले तो वो शरीर को भी वही संकेत भेजने लगता है कि अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए स्रोत सामग्री स्थापित करती है कि आयु का बढ़ना उतना बड़ा संकट नहीं है जितना बड़ा संकट उस आयु में जीवन के प्रति किसी उद्देश्य का अभाव होना है। मैंने अक्सर देखा है कि 60 के बाद लोग स्वयं को समाज की मुख्य धारा से अलग कर लेते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है जो इस पूरी धारणा को पलट देता है। यहाँ मास्टर दीनानाथ नामक एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वह प्रसंग, वह उस खालीपन के सिद्धांत का सीधा प्रतिकार करता है।
स्रोत के अनुसार मास्टर दीनानाथ किसी एकांत कमरे में घड़ी की टिक टिक नहीं सुन रहे हैं इसके विपरीत वे एक विशाल पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं और आसपास के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि सबसे विशेष बात जो स्रोत उल्लेख करता है वह ये है कि वे अपनी वास्तविक आयु से कम 10 वर्ष छोटे और असीम ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। यह प्रसंग रिटायरमेंट शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। जी, यह प्रसंग वास्तव में भाषा और दृष्टिकोण के मध्य के गहरे संबंध को उजागर करता है। वो कैसे? स्रोत सामग्री ने रिटायरमेंट शब्द का विखंडन करके उसे एक नया अर्थ दिया है। सामान्यतः समाज इसे कार्य से पीछे हटने या थक जाने के रूप में देखता है। हाँ, लोग कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। परंतु सामग्री इसे रिटायरमेंट के रूप में प्रस्तुत करती है। रिटायरमेंट ये बहुत ही रचनात्मक शब्द है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करें तो इसका तात्पर्य है अपने जीवन के वाहन में नए टायर लगाना। आहा, मतलब रुकना नहीं है। नहीं रुकना नहीं है, अपनी ऊर्जा के पहियों को एक नई यात्रा के लिए तैयार करना है। जैसे किसी वाहन को राजमार्ग से हटाकर किसी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर ले जाने के लिए उसके टायर बदलने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन के इस नए पड़ाव में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को भी अपने दृष्टिकोण के टायर बदलने होते हैं। ये विश्राम का समय नहीं है। यह अपनी संचित ऊर्जा और जीवन भर के अनुभव को बृहत्तर समाज की ओर मोड़ने का समय है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यही जीवन का असली सिस्टम है। सिस्टम शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत ही ध्यानाकर्षक है। आमतौर पर लोगों की सोच ये होती है कि 58 वर्ष के बाद अब किसी भी प्रकार के नियम, दिनचर्या या व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। वे इसे ही स्वतंत्रता मान लेते हैं। हाँ, जब चाहे उठना, जो चाहे करना, इसे ही स्वतंत्रता का अंतिम रूप मान लिया जाता है। परंतु यह एक भ्रम है। तो यदि हम इस चर्चा के आधार को देखें तो क्या ये तथाकथित स्वतंत्रता ही उस खाली समय रूपी शत्रु को जन्म नहीं देती? निश्चित रूप से देती है। तो फिर ये नया सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्या ये पुनः एक नई नौकरी करने जैसा नहीं प्रतीत होगा? यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। यहाँ सिस्टम का अर्थ किसी बाहरी दबाव या किसी नियोक्ता द्वारा थोपे गए नियमों से नहीं है। तो ये क्या है? यह एक स्वनिर्मित और उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था है। वह तथाकथित स्वतंत्रता जहां कोई दिनचर्या नहीं होती, अंततः मानसिक पतन का कारण बनती है। मतलब एक दिनचर्या का होना अनिवार्य है। जी, एक उद्देश्यपूर्ण सिस्टम का होना जहां व्यक्ति ये जाने कि उसे सुबह उठकर समाज के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करना है, उसे प्रासंगिक बनाए रखता है। जैसे मास्टर दीनानाथ का बच्चों को पढ़ाना। हाँ, या पर्यावरण बचाना, युवाओं का मार्गदर्शन करना, ये सब उसी नए सिस्टम का भाग है। यह व्यवस्था व्यक्ति को समाज से जोड़कर रखती है और उसे ये अनुभव कराती है कि उसकी उपयोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। ये सिस्टम बोझ नहीं है, बल्कि ये जीवन को दिशा देने वाला एक कंपास है। ये स्पष्टता आवश्यक थी। अब यदि हम इस चर्चा को इसके दार्शनिक आधार की ओर ले जाएं, तो स्रोत सामग्री में अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ अंश शामिल किए गए हैं। वे अंश बहुत ही गहरे हैं। जनवरी 1978 के अंक का एक उदाहरण है, जो केवल अपने लिए जीता है वो जीवित होते हुए भी मृत समान है। जो दूसरों के दुख हरने के लिए समय निकालता है, परमात्मा उसकी झोली ऊर्जा से भर देता है। ये बहुत ही गहन दर्शन है। यह कुछ हद तक कठोर विचार भी है। यह उन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक दर्पण के समान है जो यह मानते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भौतिक सुख और व्यक्तिगत संचय है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये दर्शन केवल नैतिकता तक सीमित नहीं है। तो यह और क्या दर्शाता है? यह मानव अस्तित्व के मूल स्वभाव की व्याख्या करता है, जीवित होते हुए भी मृत समान। ये पंक्ति दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति समाज से लेना तो जारी रखता है, परंतु उसे वापस कुछ नहीं देता, तो उसकी चेतना का विकास रुक जाता है। वो एक तालाब के रुके हुए पानी की तरह हो जाता है। बिल्कुल। एक समय के पश्चात वह केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं का दास बनकर रह जाता है और जीवन अपनी सार्थकता खो देता है। तो इसका समाधान क्या है? इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति परोपकार की ओर मुड़ता है, समयदान करता है, तो एक बहुत ही गहरा परिवर्तन घटित होता है। कैसा परिवर्तन? ये दान केवल समाज का कल्याण नहीं करता, बल्कि दान करने वाले को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। ये दर्शन सुनने में बहुत ही आदर्शवादी और प्रेरणादायक लगता है, परंतु क्या इसका कोई ठोस आधार भी है? जी, इसका वैज्ञानिक आधार भी है।
हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री में एक स्थान पर यह भी दावा किया गया है कि अपने अनुभवों का भंडार नई पीढ़ी को सौंपने से, जैसे शिक्षा देना या सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार करना, शरीर की कोशिकाएं या सेल्स फिर से जीवित हो उठती हैं। इसे ही परोपकार का वैज्ञानिक प्रभाव कहा गया है। ये विचार थोड़ा जादुई सा प्रतीत होता है। क्या सच में केवल किसी को पढ़ाने या समाज सेवा करने से शरीर पर इतना गहरा जैविक प्रभाव पड़ सकता है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट जीव विज्ञान और मस्तिष्क का रसायन विज्ञान कार्य करता है। अच्छा, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। यदि हम इसे सरल रूप में समझें तो जब कोई मनुष्य ऐसा जीवन जीता है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, तो उसका मस्तिष्क निरंतर एक प्रकार के तनाव में रहता है। बिना उद्देश्य के तनाव? हाँ, क्योंकि मस्तिष्क को कार्य चाहिए। यह तनाव शरीर में हानिकारक रसायनों का निर्माण करता है जो कोशिकाओं को तेजी से नष्ट कर देते हैं। और इससे बुढ़ापे की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। एकदम सही। परंतु जब वही व्यक्ति ये सोचता है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं और समयदान के कार्य में संलग्न होता है, तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बदल जाती है। परोपकार करने से? जी, परोपकार और समाज सेवा से मस्तिष्क में संतुष्टि और आनंद उत्पन्न करने वाले रसायनों का स्राव होता है, जिसे हम सकारात्मक रसायन कह सकते हैं। हाँ, ये सकारात्मक रसायन शरीर के आंतरिक तनाव को कम करते हैं, रक्तचाप को संतुलित रखते हैं और कोशिकाओं के क्षरण को रोकते हैं। तो इससे कोशिकाओं को स्वयं की मरम्मत करने का अवसर मिलता है? बिल्कुल। यही कारण है कि मास्टर दीनानाथ अपनी आयु से 10 वर्ष युवा दिखाई देते हैं। अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। उनका मस्तिष्क उन्हें एक युवा और उपयोगी व्यक्ति के संकेत दे रहा है और उनका शरीर उसी संकेत का अनुसरण कर रहा है। यह मस्तिष्क और शरीर के तालमेल का बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज सेवा या समयदान कोई त्याग नहीं है। नहीं, यह स्वयं के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है। जब हम नई पीढ़ी की शारीरिक ऊर्जा को पुरानी पीढ़ी के संचित अनुभव के साथ जोड़ते हैं, तो ये समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर बन जाता है। सत्यवचन। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी विचारों को व्यवहार में कैसे लाया जाए। स्रोत सामग्री इस पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। जी, सामग्री केवल दर्शन या विज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम का प्रस्ताव रखती है। एक संकल्प का उल्लेख करती है। हाँ, प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटे समाज के लिए देने का संकल्प। ये 2 घंटे का समयदान एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। 2 घंटे ही क्यों? यदि स्रोत सामग्री किसी से दिन के 8 घंटे मांगती तो ये अव्यवहारिक होता और लोग इसे एक नया बोझ मान लेते। वे सोचते कि हमने तो अभी-अभी कार्य मुक्ति पाई है और फिर से 8 घंटे का काम। सही कहा, परंतु 24 घंटों में से केवल 2 घंटे निकालना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। ये तो कोई भी कर सकता है। यह अवधि इतनी है कि व्यक्ति समाज में कोई ठोस और सकारात्मक परिवर्तन ला सके, और इतनी कम है कि उसे अपनी निजी स्वतंत्रता में कोई बाधा अनुभव ना हो। जी, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए निकालता है, तो वह केवल समाज का निर्माण नहीं कर रहा होता, बल्कि वह स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी पुनर्निर्माण कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और यही वह बिंदु है जहां वह नया सिस्टम कार्य करना प्रारंभ करता है। वे 2 घंटे व्यक्ति के पूरे दिन को एक नई दिशा दे देते हैं। वह व्यक्ति सुबह उठकर यह सोचता है कि आज उन 2 घंटों में वह क्या नया करेगा, किसे कुछ सिखाएगा या कैसे पर्यावरण के लिए अपना योगदान देगा। यह छोटी सी अवधि उस खाली समय रूपी शत्रु को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देती है। निश्चित रूप से। और इसीलिए स्रोत सामग्री का जो अंतिम संदेश है वो अत्यंत प्रखर और ऊर्जावान है। क्या है वो संदेश? उसमें लिखा है, बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। जय हिंद। बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। यह बहुत ही प्रभावशाली है। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, यह एक प्रकार का आवाहन है। यह उन सभी मानसिक अवरोधों पर सीधा प्रहार करता है जो मनुष्य को कुछ नया करने से रोकते हैं। प्रायः लोग आयु का छद्म लेकर कहते हैं कि अब शरीर में शक्ति नहीं रही, या ये कहते हैं कि मेरे पास समाज को देने के लिए क्या है। ये सभी केवल टालमटोल हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जो समाज के लिए उपयोगी हो। किसी के पास असीम ज्ञान है, किसी के पास कला है, किसी के पास जीवन के कठिन अनुभवों का पाठ है, तो किसी के पास केवल दूसरों की पीड़ा सुनने का धैर्य है। आवश्यकता केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की है और उस नए सिस्टम को अपनाने की है। 100% सत्य है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इस विस्तृत चर्चा को समेटते हैं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। जी, वो क्या? यद्यपि हमारी चर्चा का केंद्र 58 वर्ष की आयु और उसके बाद का जीवन रहा है,
परंतु ये समयदान का सिद्धांत, रिटायरमेंट का नया दृष्टिकोण और उद्देश्यपूर्ण सिस्टम बनाने का विचार केवल उसी आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हर उम्र के श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सबक है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली विकसित करना और समाज के लिए अपना समय निकालना, ये जीवन के किसी भी पड़ाव में आवश्यक है। यदि कोई आज से ही, चाहे वह किसी भी आयु का हो, अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा के लिए थोड़ा समय निकालने का सिस्टम विकसित कर लेता है, तो उसे भविष्य में कभी भी उस डरावने खालीपन या मानसिक शून्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निरंतर ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट रहने का एक अचूक मार्ग है। यदि हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। कैसा प्रश्न? हमने अभी चर्चा की कि कैसे जीवन के केवल 2 घंटे का खाली समय दान करने से एक व्यक्ति के भीतर जैविक स्तर पर बदलाव आ सकता है, उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं और उससे एक नई ऊर्जा मिल सकती है। अब तनिक विचार करें, जी। यदि पूरा समाज, देश का हर एक नागरिक अपने उस खाली समय को केवल निजी मनोरंजन, व्यर्थ की चर्चाओं या निष्क्रियता में व्यतीत करने के बजाय उसे राष्ट्र निर्माण के एक अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखने लगे, तो क्या होगा? यह कल्पना ही बहुत अद्भुत है। क्या ये सामूहिक समयदान, ये करोड़ों घंटों की निस्वार्थ और रचनात्मक सेवा पूरे समाज और राष्ट्र को हमेशा के लिए ऊर्जावान, युवा और अजेय नहीं बना देगी? ये वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय प्रश्न है। समाज का हर व्यक्ति यदि अपना थोड़ा सा समय एक व्यवस्थित सिस्टम के माध्यम से राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए दान करे, तो हम किस प्रकार की दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी अत्यंत रोमांचक है। यह एक सामूहिक क्रांति ला सकता है। आज का यह गहन अध्ययन हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमारे पास उपलब्ध समय केवल हमारी निजी संपत्ति नहीं है, उसमें इस समाज और राष्ट्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों के लिए ये सोचने का विषय है कि वे अपने समय का कैसा सिस्टम बना रहे हैं। विचार कीजिएगा।